नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा और नाटकीय मोड़ तब आया जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर सामने आई। 3 दशक से ज़्यादा समय तक ईरान के सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले इस नेता के जाने के बाद दुनिया भर में उनके राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव पर नई बहस शुरू हो गई। भारत में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या खामेनी को जहां हीरो के रूप में देखा जाता था या फिर विलेन के तौर पर। पहली नज़र में यह सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब काफ़ी जटिल है, क्योंकि भारत में उनके प्रति राय एक जैसी नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए वे कट्टर और लोकतंत्र विरोधी नेता थे, जबकि कुछ लोगों के लिए वे इस्लामिक दुनिया की ताकत और प्रतिरोध का प्रतीक थे। वहीं भारत सरकार ने हमेशा भावनाओं से ज़्यादा रणनीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपना रुख तय किया है। दरअसल खामेनी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि ईरान की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में मौजूद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस्लामी गणराज्य की सत्ता संरचना में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। लगभग 36 वर्षों तक इस पद पर बने रहते हुए उन्होंने ईरान की घरेलू राजनीति, सुरक्षा नीति और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला। ईरान के आधुनिक इतिहास में उनकी तुलना अक्सर उनके पूर्ववर्ती रूहुल्लाह खामेनी से की जाती है, जिन्होंने 1979 की क्रांति के बाद इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी। बहुत से विश्लेषक मानते हैं कि जहां खामेनी ईरानी क्रांति के जनक थे, वहीं खामेनी ने उस व्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाने का प्रयास किया। खामेनी का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ था और बचपन से ही उन्हें इस्लामी शिक्षा दी गई थी। उन्हें क्यूओम और नजफ जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों के मदरसों में पढ़ाई की। इन्हीं वर्षों में उनकी धार्मिक और राजनीतिक सोच विकसित हुई। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रांतिकारी इस्लामी विचारों की ओर झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। खास तौर पर धर्मगुरु नवाब सफावी के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो उस समय ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के शासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। साल 1998 उनकी मुलाकात रूहुल्लाह खामेनी से हुई और यही मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने तुरंत खामेनी की विचारधारा को अपना लिया, जिसके बाद में खामेनवाद कहा गया। इस विचारधारा में उपनिवेशवाद का विरोध, शिया इस्लाम की केंद्रीय भूमिका और एक न्यायपूर्ण इस्लामी समाज की स्थापना जैसे विचार प्रमुख थे। इसके बाद खामेनी ने शाह के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की। 1960 और 70 के दशक में वह लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। इसी दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और शाह की गुप्त पुलिस द्वारा आतनाएं भी दी गई। 1979 में ईरान में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हुआ, जिसे आज इरानियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के बाद शाह का शासन समाप्त हो गया और निर्वासन में रह रहे खामेनी वापस ईरान लौट आए। इसके बाद ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। नई व्यवस्था में खामेनी तेजी से उभरते हुए नेताओं में शामिल हो गए। उन्हें क्रांतिकारी परिषद का सदस्य बनाया गया और बाद में उन्हें उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के संगठन को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो बाद में ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संस्थाओं में से एक बन गया। 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन वह बच गए। इसके बाद 1982 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और 1985 में दोबारा इस पद पर निर्वाचित हुए। 1989 में जब खामेनी का निधन हुआ, तब ईरान की धार्मिक परिषद ने खामेनी को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया। इसके बाद लगभग 4 दशक तक उन्होंने ईरान की राजनीति पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा। हाल के वर्षों में हालांकि उनके शासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे, तो ईरान पर दबाव बढ़ता गया। पश्चिमी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। 2025 में इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद देश के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ
जगहों पर तो लोगों ने खुले तौर पर उनके खिलाफ नारे भी लगाए। इससे उनके शासन की वैधता पर सवाल उठने लगे। भारत में भी खामेनी को लेकर राय एक जैसी नहीं रही है। एक बड़ा प्रगतिशील वर्ग उन्हें कठोर और लोकतंत्र विरोधी नेता मानता था। उनका कहना था कि ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दमन और कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए खामेनी जिम्मेदार है। ईरान के समय समय पर हुए विरोध प्रदर्शनों को भारत में कई उदारवादी समूहों ने अपना समर्थन भी दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो खामेनी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। खास तौर पर शिया मुस्लिम समुदाय के बीच उन्हें एक धार्मिक मार्गदर्शक या रहबर के रूप में माना जाता है। कई लोग उन्हें इमाम कहकर संबोधित कहते हैं और उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनी को फिलिस्तीन, लेबनान और कश्मीर जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने वाला नेता माना गया। उनका अमेरिका और इजराइल विरोधी रुख भी दुनिया भर के कई लोगों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाता रहा। भारत सरकार का दृष्टिकोण हालांकि इन दोनों ध्रुवों से अलग रहा। नई दिल्ली ने हमेशा ईरान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा। ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और व्यापारिक संबंधों के लिहाज से ईरान भारत के लिए बेहद अहम रहा है। लंबे समय तक ईरान भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल रहा। इसके अलावा भारत ने चाबहार पोर्ट परियोजना में भारी निवेश किया, जो भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। खामेनी के नेतृत्व में भारत और ईरान के बीच व्यापार, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। भारतीय कामगारों की बड़ी संख्या भी वर्षों तक ईरान में काम करती रही। तेल, अनाज और फलों के व्यापार में भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाए रखा। हालांकि कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद भी रहे। खासतौर पर कश्मीर के विषय पर खामेनी ने कई बार बयान दिए, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कभी कभी कश्मीर की तुलना गाजा से भी की, जिसे भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन बयानों पर कई बार कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अयतुल्लाह अली खामेनी को भारत में केवल हीरो या विलेन के रूप में नहीं देखा गया। उनकी छवि अलग अलग वर्गों में अलग ही रही है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व वाले ईरान के साथ संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद भी भारत के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वह कैसे नेता थे, बल्कि यह भी है कि उनके बाद ईरान की रणनीति और राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और उसका असर पूरे क्षेत्र सहित भारत पर क्या पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।